अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। ऑपोजिशन ने अपनी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर दिया है, जिसका बाकायदा आगाज अब से 5 दिन बाद होगा। 16 तारीख को ऑपोजिशन गुजरावाला में पहला जलसा करने जा रही है। ऑपोजिशन का कहना है कि हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी अपना लाएमल बना लिया है। हुकूमत की पॉलिसी यह है कि ऑपोजिशन को जलसे करने की इजाजत होगी, लेकिन जहां ऑपोजिशन को ये इजाजत दी जा रही है वहीं हुकूमती रहनुमा कुछ खतरात का भी जिक्र करें। कल फवाद चौधरी साहब ने ये ट्वीट किया कि ऑपोजिशन को चाहिए कि अपने जलसों को जुलूसों को मौखर कर दे, डिले कर दे अगले साल तक के लिए। और इसी तरह शेख रशीद साहब ने भी कल कुछ खदशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस फैल सकता है जलसे जुलूसों की वजह से, और उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के वाकयात भी हो सकते हैं। उन्होंने क्या कहा है, सुनिए जरा। अपोजिशन को कहना चाहता हूं कि कोरोना फैलने का भी अंदेशा है और दहशतगर्दी का भी अंदेशा है। मैं फिर दोहराता हूं, कल ये ना कहना कि शेख रशीद ने पहले कह दिया था। क्रैकडाउन हो सकते हैं, कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं। कोरोना फैल सकता है, दहशतगर्दी के वाकयात हो सकते हैं, ये बड़ा अहम बयान है शेख रशीद साहब का। इस पर भी बात करेंगे। और इस वक्त ऑपोजिशन की एहतजाजी तहरीक से ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है हुकूमत को, या हुकूमत को खतरा इस वक्त बढ़ती हुई महंगाई से है, जिस हवाले से हुकूमत बार बार, वजीर आजम इमरान खान बार बार कह चुके हैं कि हम इस पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कमेटी बनाई जाती है, कभी नोटिस लिया जाता है, लेकिन महंगाई काबू में नहीं आई है। ये कितना बड़ा चैलेंज है हुकूमत के लिए, इन तमाम इशूज़ पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है अवामी मुस्लिम लीग के सरबरा और वफाकी वजीर शेख रशीद साहब ने। शेख साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। शेख साहब, चंद रोज़ पहले तक तो आप चैलेंज कर रहे थे ऑपोजिशन को कि आप APC करके दिखाएं, आप इकट्ठा होकर दिखाएं, लेकिन अब ऑपोजिशन ने APC भी कर ली है। नवाज शरीफ साहब ने खिताब भी किया वहां पर, बाकायदा उन्होंने मूवमेंट का एक लाएअमल दे दिया है, जिसका पहला जलसा गुजरावाला में 16 तारीख को होना है। तो क्या अब आपकी हुकूमत क्या कोई खतरा महसूस कर रही है, कोई प्रेशर और दबाव महसूस कर रही है ऑपोजिशन की इन तहरीक से? कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है। 31 दिसंबर तक मैंने कहा था कि ये जलसा जुलूस खेलेंगे। 20 फरवरी मेरी डेट है, झाड़ू फिर जाएगा। इनको बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है इनकी। ये कोरोना भी फैलाएंगे और खुदा ना खास्ता कोई दहशतगर्दी का वाकया हो सकता है, मेरे साथ भी हो सकता है, अपोजिशन के साथ भी हो सकता है। इन्फ्लुएंस एजेंट इंडिया के इस मार्केट में फ्लोट हैं। पहले वो चेलम पे करना चाहते थे, वो पकड़े गए। सो इनको बड़ी गलतफहमी है कि इन जलसों से इमरान खान जा रहा है। नहीं जा रहा। जाओ जलसे करते रहो, रैलियां करते रहो, तुम्हारा राइट है। लेकिन अगर आपने कानून को हाथ लिया तो कानून तुम्हारे साथ हाथ करेगा, लंबा हाथ करेगा, 2 गज का लंबा हाथ करेगा ना। जरूर जलसा करो, ये आपका राइट है। जुलूस जरूर निकालो, कोरोना फैलाओ जितना फैला सकते हो इस मुल्क में। खुदा न खास्ता इन सब को मास्क देना, जो वहां मास्क का इंतजाम करें। और ये क्या करेंगे वहां जलसे 27 दिसंबर तक। मैंने 31 दिसंबर दिया, 3 दिन पहले से ये जलसा मुहिम खत्म कर रहे हैं। 20 फरवरी तक इनका काम तमाम होगा। कर लें ये जलसा जुलूस, कुछ नहीं होगा। नाकाम हो गए, नाकामी इनका मुकद्दर बनेगी। बिल आखिर पीपल्स पार्टी इनसे अलहदा होगी। मौलाना साहब बिफरे हुए हैं, बिफरे रहे हैं। मौलाना मुफ्ती महमूद साहब ने भी बयान दिया था एक दफ़ा कि सिलेक्टेड है, ये सिलेक्टेड हुकूमत है। उसका जो नतीजा निकला था वो भी उनके सामने है, और इनका जो नतीजा निकलेगा वो कम से कम मुझे तो पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते इमरान खान का। अगर इनको नहीं पता तो अपना काम डालें और काम करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। अल्टीमेटली अगर आप ये कह रहे हैं कि इमरान खान कहीं नहीं जा रहे, इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ा इनके जलसों से, और ये जितने जलसे जुलूस करना चाहे करते रहे, तो फिर ये क्या वजह है कि हुकूमत की तरफ से हमें एक पैनिक मोड भी नजर आ रहा है? गुजरावाला की पूरी इंतजामिया को आप लोगों ने तब्दील कर लिया, बगावत के पर्चे किए गए। अभी भी आप या इमरान खान ये धमकी लगा रहे होते कि अगर कोई भी गैर कानूनी हरकत की तो अरेस्ट कर लेंगे, जेलों में डाल देंगे। ये पैनिक मोड में क्यों जा रही है हुकूमत फिर? ये छोटी बात है। देखें, ऑफ कोर्स जब अपोजिशन के जलसे जुलूस होते हो तो ये तो नहीं कि अपोजिशन हुकूमत हाथ पे हाथ धरी बैठी रहेगी। वो भी अपने इकदाम करती है, वो भी देखती है कि उसने क्या करना है। सब हुकूमतों का हुआ, हम पे तो एक आवारा किस्म की क्लाशनकोफ में 7 साल कैद काटी। हुक्मरानों की और अपोजिशन की लगी रहती हैं। पाकिस्तान कोई अनहोना मुल्क नहीं है। यहाँ अपोजिशन की जो ट्रेडिशन है वो अपोजिशन निभाती है, जो सरकार की रवायत है वो सरकार निभाती है। अगर इन्होंने कानून को किसी जगह हाथ में लिया तो कानून इनके साथ हथड़ौल करेगा।
ऐसी एतड़ौल करेगा कि ये याद तो रखेगा। शेख साहब, आपकी उम्मीद इस बात पर है कि ये तहरीक नाकाम हो जाएगी क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो जाएगी, वो इस्तीफे नहीं देंगे, आखिर तक नहीं जाएंगे नून लीग और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ, मतलब आप अपनी कारकर्दगी की वजह से नहीं बचेंगे, पीपल्स पार्टी क्योंकि इत्तेहाद से अलग हो जाएगी, इसलिए ये मूवमेंट नाकाम होगी आपके ख्याल में? देखें, मैं तो बात कर रहा हूं रिजाइन के लिए सिंध से वो नहीं देंगे, बाकी जलसे करते रहिए। अल्टीमेटली इन्होंने आपस में इलेक्शन, इन्होंने भी लड़ना है, हमने भी लड़ना है, इन्होंने भी लड़ना है। ये नहीं है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी आपस में इलेक्शन नहीं लड़ेगी, ये नहीं है कि सिंध में तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, ये नहीं है कि फजल रहमान केपीके में इलेक्शन नहीं लड़ेगा और तहरीक इंसाफ। देखिए, ये हरीफ पार्टियां हैं और ये इसलिए इकट्ठी नहीं हुई कि ये इलेक्शन में जा रही हैं। ये इमरान खान से डरी हुई पार्टियां हैं कि इमरान खान को ज्यादा टाइम मिल गया। अगर इमरान खान ने ये महंगाई और ये जो शॉर्टेज है चीनी की और जो शॉर्टेज है आटे की, इसको सॉल्व कर लिया, तो इमरान खान पे तो कोई चोरी करप्शन का इल्जाम नहीं है। ये सारे इल्जाम तो इन पे जाते हैं। और जो जुबान नवाज शरीफ ने इस्तेमाल की है, मेरा करप्ट, डिसऑनेस्ट, स्लगिश और मफरूर बुज़दिल लोग, मुजरम लोग, वो पाक फौज पे इल्जाम लगाते हैं जो इस मुल्क में जमहूरियत की अलामत है, आज जो इस मुल्क में इस्तेकाम की अलामत है, जो इस मुल्क में जिंदगी की अलामत है, जिसने कोरोना को हैंडल किया, जिसने टिड्डी दिल को हैंडल किया, सैलाब को हैंडल किया, फाटा को हैंडल किया, ML1 बनवाने के लिए, सी पैक के लिए। आज ML1 बन रहा है तो इमरान खान और कमर जावेद बाजवा की वजह से बन रहा है, वरना इन चोरों की मौजूदगी में कुछ होता है? लेकिन आपने ये दुरुस्त अगर का लफ्ज इस्तेमाल किया कि अगर आटे की कीमत कम कर दी, अगर चीनी और आटे की शॉर्टेज खत्म कर दी, तो फिर क्या होगा? क्योंकि ये अगर अब तक हुआ नहीं है और इस पर मैं तफसील से आगे जाके बात करूंगा। लेकिन जैसे अभी आप कह रहे हैं कि इमरान खान कहते हैं कि इंडिया का बयानिया है जो कि नवाज शरीफ बोल रहे हैं, इंडिया के कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है। आपने भी कल कहा कि पाक फौज से लड़ाई जो है वो पाकिस्तान के दुश्मनों के कहने पे नवाज शरीफ कर रहे हैं। ये बातें आप लोग तो कर रहे हैं, लेकिन आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा साहब ने कल बड़ा इंपॉर्टेंट बयान दिया था। उन्होंने तो ये कहा था कि जो इस किस्म की तनकीद होती है वो मुहब्बे वतन लोगों की तरफ से होती है और उस तनकीद पर हमें तवज्जो देनी चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए और जहां इस्लाह की जरूरत हो इस्लाह करनी चाहिए। तो वो ये कह रहे हैं कि इस्लाह होनी चाहिए, जहां जरूरत हो बात सुननी भी चाहिए लोगों की। लेकिन आप लोग कहते हैं इंडिया का एजेंडा है, इंडिया के कहने पर नवाज शरीफ ये कर रहे हैं। देखें, हमने जो सुनी है वो शायद अपने अंदाज से सुनी हो, आपने जो सुनी हो वो अपने अंदाज से सुनी हो। वो ऑफ कोर्स वो लोगों को इख्तिलाफ राय का हक है। हम खुद कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ जलसा करें, हमारे खिलाफ जुलूस करें, बाद में आपने टूटना है। ये देखें, मुफ्ती महमूद ने भी कहा था सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसका जो नतीजा निकला, अगर खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हुई, अगर कोरोना फैला, दहशतगर्दी, देखें मैं खुद अपने आप को 3 दफा दहशतगर्दी का शिकार हुआ हूं और अब भी मेरी जान खतरे में है। 4 महीने में कोई भी शख्स मारा जा सकता है मेरे समेत। सो हालात वो नहीं है जो आप तज्जिया किए। लेकिन ये कहना कि जनाब इन जलसों से हुकूमत पलट रही है, तो लाएं स्टाम्प, मैं आपको लिख कर देता हूं, इन जलसों से इमरान खान नहीं जा रहा। लेकिन ये जो बार बार आप दहशतगर्दी का जिक्र कर रहे हैं कि वो हो सकती है इन जलसों में, इन तहरीक पर और किसी पर भी हो सकती है, आप पर भी हो सकती है, बड़ी खतरनाक बात है। तो ये बात आप सिर्फ टीवी के जरिए कम्युनिकेट कर रहे हैं या हुकूमत ने बाकायदा ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लिया है कि ये खतरात हैं? अगर तो ये जेन्युइन खतरात हैं तो आपका फर्ज नहीं बनता कि ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लें इस पर? मैं एक वोट का वजीर हूं, मैंने कौम को कम्युनिकेट कर दिया। मेरी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है टीवी पर, वरना मेरा दूसरा कोई मेंबर नहीं है, ना मेंबरशिप है। मैं सारी कौम को बता रहा हूं कि इनका एजेंडा खौफनाक है। इमरान खान को उतारना और पाकिस्तान इमरान खान को आगे लेके जाना चाह रहा है, ये इनका राइट है। ये कहें कि वो आगे लेकर नहीं जा रहा, ये इनका राइट है। ये कहें कि महंगाई और है, लेकिन ये कहना कि ये जलसे जो हैं 29 अक्टूबर के 27 तक इन्होंने आखिरी जलसे रखे हैं, 4 महीने ये गंद डालेंगे, किसी जगह गंद पड़ गया तो ये मुल्क खाना जंगी का शिकार हो गया और खाना जंगी की इजाजत नहीं दी जा सकती। शुक्र करें 40वां गुजर गया, एक इंडियन इन्फ्लुएंस टीम पकड़ी गई बाराकऊ से, वरना वो तो उलमा को कत्ल शहीद करना चाहती थी, सुन्नी और शिया उलमा को शहीद करना चाहती थी। वो उनका एजेंडा क्या था? कल आदल को नहीं मारा इन्होंने, आदल खान साहब को शहीद किया कल इन्होंने। ये सारा इंटरनेशनल एजेंडा है। इस मुल्क में इस्तेकाम के खिलाफ साजिशें और नवाज शरीफ इस इस्तेकाम के खिलाफ आलाकार के तौर पर इस्तेमाल हो रहे हैं। ये आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हो और आपको नहीं लगता कि इस तरह की बातें करने में एहतियात होना चाहिए? आप कह रहे हैं कि जो इंटरनेशनल एजेंडा है पाकिस्तान को बदअमनी फैलाने का, इंतशार की तरफ ले जाने का
और उसमें नवाज शरीफ अलाकार बन रहे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल एजेंडा हो या फिरका वाराना चीज़ हो, क्योंकि आप लोगों ने भी एहतजाज किया था और उस वक्त भी इसी किस्म की बातें होती थी कि आप इंतशार फैलाना चाहते हैं, तो कम से कम इससे गुरेज नहीं करना चाहिए कि वो अलाकार बन रहे हैं दुश्मनों के हाथों फिरका वारियत फैलाने के लिए। और उसने पाक फौज के खिलाफ क्या तकरीर की? वो पैदा गेट नंबर 4 की पैदावार है। गेट नंबर 4 में रिंग के दाखिल होने वाला इंसान फौज के खिलाफ बात करता है, उसको शर्म नहीं आती? उसका था कौन? वो काउंसलर मुंतखब हुआ, वो स्टूडेंट लीडर बना, वो कभी एनपीए पे ना, वो तो बराह रास्त फौज की पैदावार बना। एक्साइज एंड टैक्सेशन का जनरल जिलानी की जूतों की तफैद वो वजीर बना, वो जियाउल हक के जूते चाट कर यहां तक पहुंचा। ये जियाउल हक की वर्दी है जो कमर जावेद बाजवा ने पहनी हुई है, उसी तरह बिल्ले लगे हुए हैं, उसी तरह खाकी है, उसी तरह एक इदारा है। और ये वही इदारा जिसने आप जैसे निकम्मे, निकट्ठुओं, नलायकों, मफरूरों, मुजरमों, बुज़दिलों और जेल के भगौड़ों को इतनी इज्जत दी कि नफे से कहते मैं तो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बना था। आप बुज़दिल लोग, भगोड़े, जेलों के भगोड़े, आप तो कोशिश कर रहे थे किसी जगह मरियम भी मैनेज हो जाए। 10 महीने तक नवाज शरीफ साहब आपने कोशिश की, जब देखा खान स्टैंड ले गया ये नहीं है, आप फट पड़े, आपका अंदर का गंद बाहर आ गया। आपने जो गलती की है, ये गांठें आप दांतों से खोलेंगे। ये मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड रख लेना नवाज शरीफ साहब, किसी गलत फहमी में ना रहें, किसी गलत फहमी में ना रहें। जिस खुंडी पे आप बोल रहे हैं वो खुंडी कोई खुंडी नहीं है। ये कई दफा पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेकाम के लिए इस्तेमाल हुई है, नाकाम हुई है। शेख बात तो करें, लेकिन मुझे ये बताइए, जो आप कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब 10 महीने तक खामोश रहे, कुछ अरसे पहले आपने हमारे प्रोग्राम में ये कहा था कि नवाज शरीफ साहब बाहर डील करके गए, अग्रीमेंट करके गए कि उनको कोई एतराज नहीं है, इमरान खान अपनी हुकूमत 5 साल मुकम्मल करें। ये जरा बयान सुन लीजिए, इसके बाद मैं इस पर सवाल करूंगा आपसे। नहीं समझता कि इमरान खान कहीं जा रहा है, और जो नवाज शरीफ वहाँ बैठा है वो गारंटी दे के गया कि 5 साल तक इमरान खान के रहने में उसे कोई इतराज़ नहीं। तो अब इतने हालात कैसे बिगड़ गए हैं शेख रशीद साहब? अगर आप कह रहे हैं कि वो एग्रीमेंट करके गए थे कि कोई एतराज़ नहीं है, 5 साल मुकम्मल करें इमरान खान, अब वो पूरी हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाना चाहते हैं, हुकूमत गिराना चाहते हैं, ये हुआ क्या है फिर? मैंने ये नहीं कहा कि 5 साल के लिए एग्रीमेंट, मैंने कहा ये सब चीज़ें एक मैनेज होके गई हैं। इसका जो सेकंड पार्ट था उस पर काम नहीं हुआ। सेकंड पार्ट के बाद इन्होंने बाहर जाके इस मुल्क को अंदर से क्या कहते हैं वो करना था, इंतशार और खलफशार का शिकार, खोखला करना था। खोखला इज़ द बेस्ट लफ्ज़। सो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। मैंने खुद कहा कि नवाज शरीफ को बाहर जाने दो, मैंने उनको वोट दिया, क्योंकि मेरे ख्याल में भी एक बंदे की 70-72 साल उम्र है। मैं कोरोना से उठा हूँ, मैं फिट नहीं हूँ जी, मुझे रोज़ तीसरे चौथे दिन डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। 3-4 महीने हो गए, अभी तक सुबह भी दवाई लेता हूँ, शाम को भी दवाई देता हूँ। इसका इफेक्ट है जी, नहीं जाता बंदे का। शेख साहब, एक इशू है और वो है महंगाई का, और बहुत सारे लोगों की ये राय है कि शायद ऑपोजिशन आपको इतना डेंट नहीं डाल सकती हुकूमत पर, लेकिन महंगाई डाल सकती है, क्योंकि एक आम आदमी का मसला है। अब 8-9 महीने पहले आपने एक प्रोग्राम में ये बात कही थी कि महंगाई एक बहुत बड़ा इशू है और ये हमारी नाकामी है। आपने क्या कहा था, जरा सुनिए। मैं नहीं समझता हुकूमत के लिए खतरा सिर्फ महंगाई है, कोई चीज़ नहीं है। अवाम जो है उसको हमें साथ लेकर चलना है, और अगर हमें ख़तरा है तो सिर्फ ये जिसके घर बिल जा रहा है, खा वो बिजली का है या गैस का है, वो हमसे नाला है। वो इमरान खान से नफ़रत नहीं कर रहा, लेकिन वो ये बात ज़रूर कहता है कि जो तवक्कात आपसे हमने वाबस्ता की थी आप उस पर पूरे नहीं उतरे। अब शेख साहब, ये 8-9 महीने पहले आपने बयान दिया, वजीर आजम कई मरतबा नोटिस ले चुके हैं महंगाई का, कहते रहे हैं कि हमने कभी कमेटी बना दी है, कभी तमाम हम रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे ताकि महंगाई को कम किया जाए, लेकिन अब तक ये महंगाई आपके कंट्रोल में आई नहीं है। इसकी वजह क्या है? देखें, कोशिश तो पूरी की जा रही है, लेकिन ये मैं तस्लीम करता हूँ कि महंगाई हमारी दुश्मन है। ये बात मैं एक सीट का वज़ीर हूँ, आप किसी और वज़ीर से पूछ लें, मैं कैबिनेट में भी कहता हूँ। मैं ये बयान ये जानते हुए भी कि इमरान खान ये प्रोग्राम देखता है और बाद में वो मुझे टेक्स्ट करते हैं कि आपने गलत बात की है, लेकिन मैं तो दयानतदारी से समझ रहा हूँ कि महंगाई हमारी दुश्मन है। इस दुश्मन का हमने गला घोंटना है, और इस साल में इसका हमने गला घोंट दिया। इमरान खान के साथ लोगों को नफ़रत नहीं है, इख्तलाफ ज़रूर हो गया है इस महंगाई से। इमरान खान की ज़ात और पर्सनैलिटी पे कोई इल्ज़ाम नहीं है, हमारी कारकर्दगी पे है कि हमने इस महंगाई को बढ़ने दिया, और इस साल के अंदर हमने इसको ना रोका तो ये हमारे ख़िलाफ़ और बढ़ेगा। फिर मेरा ख्याल है जलसों और जुलूसों से ज़्यादा हमने अपने ख़िलाफ़ आवाम को ख़ुद एक राय आमा बना दी है।
सो इसका हमें कला कमा करना, और इंशाल्लाह इमरान खान करेगा और 5 साल पूरे करेगा इमरान खान। अगली दफ़ा इमरान खान साहब टेक्स्ट करें आपको कि आपने गलत बात की, तो आप उन्हीं के ट्वीट्स बता दीजिएगा जिसमें वो खुद एतराफ़ करें कि महंगाई एक बड़ा मसला है। और दूसरा जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान साहब की ज़ात पे इल्ज़ाम नहीं हो, वो तो एक अलग मसला है ना, लेकिन एक आम आदमी तो ये देखता है कि उसके किचन का बजट कितना बढ़ गया पिछले 2-3 सालों में महंगाई की वजह से। और आप कह रहे हैं कि कोशिशें कर रही है हुकूमत लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। तो क्या आप समझते हैं कि हुकूमत क्योंकि पहली दफ़ा आई है, लोगों की ना तजुर्बेकारी है, जिसकी वजह से उनको ऐसा लगता है कि समझ ही नहीं पड़ा कि इस महंगाई पे काबू कैसे पाना है, मैकेनिज्म क्या है महंगाई पे काबू पाने का, ये उनको समझ नहीं आ रही है? देखें, हमें बहुत सारे वज़रा पहली दफ़ा हैं, ना तजर्बाकारी इमरान खान ने सीखा है बहुत कुछ, और अब वो ज़रूर इस पे काम करेगा। अगर कोई ये समझ रहा है कि इमरान, जो बात उन्होंने जलसे में करनी है ना, वो टीवी में 40 दफ़ा हो रही है जी। मैं आपको इंटरव्यू, मैं टीवी देखता नहीं, 3 दफ़ा मैंने ख़बरें आई हैं 2-3 बजे से लेके, और मैंने 4 बजे तक ख़बरें देखी हैं। ख़बर शुरू ही इस बात पे हो रही है, टमाटर का ये भाव है, अदरक का ये भाव है, लहसुन का ये भाव है, घी का ये भाव है, आटे का ये टॉप स्टोरी है आज की। मैं बता रहा हूँ, कल की बात। क्या इमरान खान टीवी नहीं देख रहा जी? हालांकि मैं उनसे कहता हूँ आप इतना टीवी मत देखा करें। कई दफ़ा मैंने इमरान खान को कहा, वो फ़ोन में भी लगे होते हैं, टीवी देखते हैं। मुझे तो देखना नहीं आता कैसे लोग फ़ोन पर टीवी देखते हैं। सो ये बात हमारे ख़िलाफ़ जाती है। मैं आपके सामने बरमला इतराफ़ करता हूँ। अगर नहीं करूँगा तो मेरा ख्याल है मैं इमरान खान के साथ भी सिंसियर नहीं हूँ, अपनी ज़ात के साथ भी और कौम के साथ भी सिंसियर नहीं। अच्छा, शेख इमरान खान साहब ने ट्वीट किया कि अगले हफ्ते से हम बाकायदा कार्रवाई करेंगे, तमाम जो रियासती रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करेंगे ताकि महंगाई पर काबू पाया जा सके। आज उन्होंने ट्वीट किया है कि अब टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी लगाई है। वैसे ये पहले भी कह चुके हैं कि वो चेक करेंगे दाल, आटा, शुगर, घी की प्राइस कितनी है उनकी लोकेलिटी में, और फिर वो टाइगर फोर्स जो है पोर्टल पर डालेगी और फिर उस मसले को हम हल करने की कोशिश करेंगे। आपको लगता है कि टाइगर फोर्स के जरिए महंगाई पर काबू पाया जा सकता है? देखें, एक प्राइम मिनिस्टर, उसकी सोच है कि अपनी पार्टी से वो कर सकता है तो करे, करना है उसको। अगर ये नहीं करना तो हमारे लिए मसाइल हैं। लोग इमरान खान की रिस्पेक्ट करते हैं, उसको ऑनेस्ट और उसको दयानतदार वज़ीर आज़म समझते हैं, लेकिन साथ साथ महंगाई का वो तड़का भी लगाते हैं। हम रोज़ लाल हवेली में बैठते हैं, हम वो वज़ीर नहीं हैं जो वोट लेके घरों से भाग जाते हैं। लोग हमें आके बातें करते हैं दवाइयों के। क्या आप यकीन करेंगे कि इस कैबिनेट मीटिंग में भी मैंने दवाइयों की जिक्र की है। बल्कि फैसल को मैंने कहा कि यार तुमने वोट नहीं लेने डॉक्टर फैसल साहब, अगर वोट लेने हो तो इंसान की ये सूरत हाल नहीं होती। लोग बिल लेकर आते हैं, जी ये शेख साहब ये देखें ना, मेरी माँ बीमार है, दवाई नहीं ले सकते, पिछले महीने ली थी, ये भाव थी। फिर हमारे उस तरह भी तो है ना लोग, निज़ाम, हमारा निज़ाम भी ऐसा है कि ज़रा सी छूट मिल जाए तो फिर ये शरगुल्ले उड़ाते हैं। मैं कहता हूँ शहजाद, अल्लाह को मैंने जान देनी है, बेशक कोई मुझे बुरा समझे, बेशक मेरे बारे में जो मर्ज़ी राय कायम की जाए, मैं कैबिनेट में ये सारी बातें कहता हूँ। इसके अलावा मैं डिस्कशन में हिस्सा नहीं लेता। गरीब की बात पे मैं बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, चाहे कुछ ही क्यों ना हो। नहीं, अच्छी गरीब की बात बोलनी भी चाहिए, यही मेरे ख्याल से सियासतदानों की अवलीन जिम्मेदारी भी है। लेकिन देखें, आप बेशक एक सीट हो आपकी पार्टी के पास, लेकिन आपका तजुर्बा इस कैबिनेट में सबसे ज़्यादा है, दूसरे वज़रा से ज़्यादा आप तजर्बेकार हैं। तो क्या आप इमरान खान साहब को बताते हैं कि ये टाइगर फोर्स का काम नहीं कि महंगाई पे कंट्रोल पाए, ये तो इंतजामिया का काम होता है? यानी कि अगर मिसाल के तौर पे हमने किस माजी की हुकूमत में देखा है कि अगर महंगाई पे कंट्रोल पाना है तो कोई फोर्स बना दे, ये तो इंतजामिया का काम है। रियासत की अव्वलीन जिम्मेदारियों में से ये है कि आपने शॉर्टेज क्रिएट नहीं होने देनी, आपने डिमांड और सप्लाई को मैनेज करना है, आपने कीमतों को कम रखना है। इसके लिए टाइगर फोर्स काम कर सकती है, इस पर मशवरा नहीं देते आप इमरान खान साहब को? देखिए, मैं उसका साथी हूँ, मैं तरीके और सलीके से कह सकता हूँ। इस वक्त टीवी पे कहूँगा तो मुनासिब बात नहीं है ना, फिर आप यही चलाते रहेंगे कल दिन तक, परसों तक। आपको तो कोई वीक पॉइंट मिल जाए तो आप उसको छक्का मारेंगे। मैं समझता हूँ कब बात करनी है, कहाँ करनी है, और मैं आपको ये कमिटमेंट देता हूँ कि जितनी अकल अल्लाह ने मुझे दी है, मैं इमरान खान तक ये बातें करता हूँ। और बाज़-औक़ात तो अगर मेरे टाइम ज़्यादा हो जाए, 6-7 दिन हो जाए, तो सीढ़ियों में भी ये बातें कर देता हूँ कि ये बात इस तरह ठीक नहीं है, बेहतर है अगर आप इस तरह मेहरबानी करें और ये इस तरह हो जाए। चले, तो आप अपनी बात पहुंचाते रहते हैं इमरान खान तक, उनको खुद भी एहसास है कि महंगाई है, हुकूमत को ये एहसास है कि महंगाई है। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इमरान खान साहब कई मरतबा कह चुके हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान के महंगाई एक बड़ा इशू है, उनको इस बात का इदराक है। वो कहते आए हैं कि हम कभी कमेटी बनाएंगे टाइगर फोर्स के ज़रिए हम इस महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से अब तक इसमें कामयाबी हासिल नहीं हुई है। आज भी वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है कि वो अगले सैटरडे को
टाइगर फोर्स के साथ मीटिंग करेंगे कन्वेंशन सेंटर में और इसके बाद उनकी जिम्मेदारी लगाएंगे कि वो दाल, आटा, घी की जो कीमतें बढ़ रही हैं उनके इलाकों में उस पर नज़र रखें, वो आगे तक पहुंचाएं बात, ताकि फिर चीज़ों की प्राइसेस को कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इशू ये है कि ये टाइगर फोर्स की जिम्मेदारी महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, महंगाई कितनी है वो बताने के लिए ये बयान इमरान खान साहब का पहली मरतबा नहीं आया। मई के महीने में, जून के महीने में उन्होंने यही टास्क, कोरोना की वजह से यही टास्क उन्होंने उस वक्त भी सौंपी थी टाइगर फोर्स को। वज़ीर आज़म इमरान खान कई मरतबा इस बात का नोटिस ले चुके हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं। टाइगर फोर्स को भी ये जिम्मेदारी दे चुके हैं कि आप हमें बताइए कि आपके इलाकों में कितनी महंगाई है, ताकि फिर इंतज़ामिया इस पर एक्शन ले सके। ये बातें पहले भी हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं कि इस मरतबा सीरियस एक्शन होगा, चाहे वो माफियाज के खिलाफ हो, चाहे ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ हो, क्योंकि बार बार वज़ीर आज़म कह चुके हैं कि उनको भी सज़ा मिलेगी। इस वक्त एक आम आदमी ये चाहता है कि कीमत कम हो जाए। हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, शायद जो एहतजाजी तहरीक है उससे बड़ा चैलेंज है, और यही बात शेख रशीद साहब भी कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में कर रहे थे। अभी जो रिसेंट नंबर्स आए थे महंगाई के सितंबर के महीने के, वो भी ये बताते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में 9.2% महंगाई हुई है, और जो खाने पीने की अशिया है जो कि सबसे ज़्यादा मुतासर करती है एक आम आदमी को, उसकी महंगाई 12.8% है, और ये शहरी इलाकों में है। दही इलाकों में ये 15% से ज़्यादा है। तो एक आम आदमी को खाने पीने की अशिया सबसे ज़्यादा मुतासर करती है। आपके सामने सिर्फ ये रखते हैं चंद अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें हैं पिछले एक साल में, उनमें कितना इजाफा हुआ है। आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गरीब आदमी पे कितना इसका बुरा असर पड़ता है। दूध की कीमत जो पिछले साल 100 रुपये थी, वो बढ़कर इस साल अक्टूबर में 120 रुपये हो चुकी है। चीनी की कीमत 80 रुपये थी, फिर कमीशन बना, कमीशन की रिपोर्ट भी आई, लेकिन चीनी की कीमत कम होने के बजाय मजीद बढ़ गई, और अब चीनी की कीमत 100 या कुछ इलाकों में 100 रुपये से भी ज़्यादा है। आटा जो कि 44 रुपये पर दस्तयाब था, अब वो 75 से 80 रुपये है। सिंध में ज़्यादा महंगा है, खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब से ज़्यादा महंगा है, लेकिन जो औसत प्राइस है, इसकी औसतन प्राइस है, वो 75 से 80 रुपये की है। कुकिंग ऑयल 229 रुपये में था पिछले साल अक्टूबर में, इस साल वो 255 रुपये का हो चुका है। नान, गरीब आदमी रोटी खाता है, 10 रुपये का नान मिलता था, अब वो नान उनको 15 रुपये का मिलता है। इसी तरह अंडे की कीमत 106 से बढ़ के एक साल में 150 हो गई है। दाल माश 182 रुपये थी, 260 रुपये की अब दाल हो चुकी है। दाल मूंग 260 रुपये की हो चुकी है। इसी तरह जो बाकी जो अशिया है उनकी कीमत में भी हमने इजाफा देखा है। कल हमने आपको सब्जी के रेट भी बताए थे कि टमाटर हो वो महंगा हो गया है, प्याज महंगी हो गई है, आलू महंगा हो गया है। ये तमाम अशिया खुर्दोनोश की जो कीमतें जब बढ़ती हैं तो एक आम आदमी को मुतासर करती हैं। हमें यकीन है कि वज़ीर आज़म साहब को इस बात का एहसास है और वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन अब ये कोशिश नज़र आनी चाहिए, वरना ऐसा लगेगा कि शायद हुकूमत को ये समझ ही नहीं पड़ रही कि किस तरीके से इन प्राइसेस को कंट्रोल करना है। चाहे टाइगर फोर्स के जरिए करें, चाहे इंतजामिया के जरिए करें, ये मामला अब हल होना चाहिए, वरना हुकूमत के लिए ये एक बहुत बड़े खतरे की निशानी हो सकती है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हम मज़ीद बात करेंगे इसके बाद। वेलकम बैक। जैसे जैसे ऑपोजिशन तहरीक के पहले जलसे का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे हुकूमत और ऑपोजिशन में लफ्जी जंग बढ़ती जा रही है। वज़ीर आज़म इमरान खान वैसे तो ऑपोजिशन को धरना देने और जलसा करने का चैलेंज देते थे, मगर अब लगता है कि हुकूमत की पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जलसे जुलूस को लेकर बेचैनी बढ़ती जा रही है। एक तरफ वज़ीर आज़म और वफाकी वुज़रा का अभी एक मौक़िफ़ है, उनका ये कहना है कि एहतजाज और मुजाहरे करना ऑपोजिशन का हक है और ऑपोजिशन जहां चाहे एहतजाज करे, मगर दूसरी तरफ ऑपोजिशन हुकूमत पर गुजरावाला में पीडीएम के पहले जलसे को नाकाम बनाने के लिए सियासी पोस्टिंग और इंतजामी रुकावटें खड़ी करने का इल्जाम लगा रही है। नून लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जेयूएफ समेत ऑपोजिशन की 11 जमाती इत्तेहाद ने 16 अक्टूबर को गुजरावाला में अपना पहला जलसा करने का ऐलान किया है, जिसकी मेजबानी नून लीग करेगी, मगर अब तक इंतजामिया की जानिब से ऑपोजिशन जमातों को जिना ग्राउंड में जलसे करने की इजाजत नहीं दी गई है। नून लीग का मौक़िफ़ है कि उसने 3 अक्टूबर को गुजरावाला में जलसे के लिए ज़िला इंतजामिया से पहली इजाज़त तलब की थी, मगर अभी तक उस दरख्वास्त का जवाब नहीं आया है, जबकि अब नून लीग ने अपनी दूसरी दरख्वास्त भी डिप्टी कमिश्नर को दे दी है, उनसे इजाज़त मांगी है। और नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि अगर कल तक ऑपोजिशन को जिना ग्राउंड में जलसे की इजाज़त नहीं दी गई तो पीडीएम अपना पहला जलसा जीटी रोड पर करेगी। जबकि मरीम नवाज ने इल्जाम लगाया है कि हुकूमत ने गुजरावाला में ऑपोजिशन का जलसा नाकाम बनाने के लिए गुजरावाला की पूरी इंतजामिया को तब्दील कर दिया है, क्योंकि इंतजामिया ऑपोजिशन के खिलाफ एक हद से ज्यादा आगे जाने को तैयार नहीं थी। उन्होंने सुनिए, गुजरावाला का जलसा है, अभी जलसे शुरू नहीं हुए, अभी ये पीडीएम का पहला जलसा है और गुजरावाला की पूरी इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया। और क्योंकि शायद वो इंतज़ामिया एक हद से आगे जाने को तैयार नहीं थी,
अवाम के बिलमुकाबिल खड़े होने को तैयार नहीं थी, अवाम का एक सेंटिमेंट बन रहा है, उसके आगे खड़े होने को तैयार नहीं थी, तो इंतजामिया को तब्दील कर दिया गया। मरियम नवाज हुकूमत पर इंतजामी रुकावटें खड़े करने का इल्जाम लगा रही हैं, जबकि आज रोजनामा डॉन में शाया होने वाली खबर में यह दावा किया गया है कि एक खास मकसद के लिए गुजरावाला में नए सीपीओ को तैनात किया गया है। खबर के मुताबिक ऑपोजिशन की जानिब से तहरीक का ऐलान होने के बाद से अब तक पंजाब भर में 200 से ज्यादा पुलिस अफसरान का तबादला किया जा चुका है, जिसमें से सबसे अहम ट्रांसफर सरफराज अहमद फल्की का करार दिया जा रहा है, जिन्हें गुजरावाला का सीपीओ तैनात किया गया है। खबर में हुकाम का हवाला देते हुए कहा गया है कि पंजाब हुकूमत को गुजरावाला में एक ऐसे सख्त गिर अफसर की जरूरत थी जो ऑपोजिशन जमातों को टफ टाइम दे सके। एक तरफ हुकूमत का पॉलिसी बयान यह है कि ऑपोजिशन को जलसों की इजाजत दे दी गई है, दूसरी तरफ ऑपोजिशन हुकूमत पर रुकावटें खड़ी करने का इल्जाम लगा रही है। इस पर हम मजीद बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब। फयाज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। फयाज साहब, एक तरफ तो आपका पार्टी का पॉलिसी बयान आ चुका है, असद उमर साहब ने कहा कि हमने जलसे करने की इजाजत दे दी है। 2 रोज पहले वजीर आजम इमरान खान ने भी कहा जितने जलसे करने कर लें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारी हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। लेकिन फिर ऑपोजिशन ये क्यों इल्जाम लगा रही है कि आप रुकावटें खड़ी कर रहे हैं? इंतजामिया को आपने गुजरावाला में तब्दील कर दिया है क्योंकि वो ऑपोजिशन के खिलाफ एक हद से आगे नहीं जा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बुनियादी बात यह है शहजाद साहब कि अगर तो आइन और कानून के दायरे के अंदर एहतजाजी तहरीक चलाएंगे तो वेरी गुड, लेकिन अगर आइन और कानून को सबूताज करेंगे और रियासती, जमहूरी और अदालती अदारों के खिलाफ हर्जा सराई करेंगे तो वेरी बैड। बड़ी सिंपल सी बात है। ये मैंने कल सरगोदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मैंने यही अल्फाज अदा किए थे, आपके इस प्रोग्राम में भी यही बात आपके सामने रख रहा हूँ। दूसरी चीज, इसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ए बैड मैन कॉज विद इट्स टूल। अब इनको नजर आ रहा है कि आवाम तो बाहर निकलने को तैयार नहीं है। आवाम देखती है कि खुद तो नवाज शरीफ साहब बाहर है, बेटा हुसैन नवाज बाहर, बेटा हसन नवाज बाहर, सलमान शहबाज बाहर, अली डार बाहर, अली इमरान बाहर, इसहाक डार बाहर मौजे कर रहे हैं, पिज़्ज़े खा रहे हैं, बर्गर उड़ा रहे हैं, और लोगों को कहते हैं जी वर्कर्स को कि सबसे पहले गोली आपने खानी है, सबसे पहला शेल आपने खाना है, सबसे पहला जनाब आपने लाठी आपने खानी है। तो लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है, वर्कर्स भी इतने बेवकूफ नहीं है। इनको नजर आ रहा है कि पब्लिक ने लाहौर की तरह इनको फ्लॉप करना, जैसा लाहौर के इनका पहला जलसा फ्लॉप हुआ था, तो इन्होंने जनाब क्या कहते हैं हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पे ये रोना धोना शुरू कर दिया है। कमिश्नर वहीं पे है, गुजरावाला का डिप्टी कमिश्नर वहीं पे है, एसीज वहीं पे है, सारी इंतजामिया वहीं पे है। कौन सी सारी इंतजामिया जनाब चेंज कर दी? ये बेगम सफदर रवान साहिबा से पूछे ना, इनको कहां से जनाब उबिल्ला माजल्ला वही हुई है कि जनाब सारी इंतजामिया चेंज कर दी। फयाज साहब, मरियम नवाज साहिबा ने तो एक बात कही थी, लेकिन आज डॉन में बाकायदा रिपोर्ट किया गया है कि जब से एपीसी का ऐलान हुआ है तकरीबन पंजाब में 200 पुलिस ऑफिसर्स का तबादला हो चुका है। जो सीपीओ हैं उनको भी तब्दील किया गया है गुजरावाला में, और उनके बारे में तासुर यही है कि वो सख्ती से निपटेंगे ऑपोजिशन के साथ, इसीलिए उनको तैनात किया गया है। ये टाइमिंग जो है इस वक्त गुजरावाला में और पुलिस की तब्दीलियों का, इस पर तो सवाल बन रहा है ना कि क्यों इस वक्त किया गया है। शहजाद साहब जी, इस तरह की तब्दीलियां रेगुलर यहाँ पे पहले भी होती रही है, हमें इससे कोई टेंशन नहीं। हमें पता है पब्लिक ने निकलना ही नहीं है। पब्लिक मुनाफिकों के बाहर के कहने पे बाहर नहीं निकलती, पब्लिक बुजदिलों के कहने पे बाहर नहीं निकलती। पब्लिक जो है वो अपनी करप्शन छुपाने के लिए जना अपनी और अपनी आल औलाद को जना इनकी ख्वाहिशात का, नाजायज ख्वाहिशात का ईंधन बनने को तैयार नहीं है, खून देने को तैयार नहीं है। पब्लिक को नजर आ रहा है कि इनके रेफरेंसेस और इनके जनाब केसेस एंड पे पहुंच गए हैं, अब इनको सजाएं होने लगी हैं, खरबों डॉलर जो लूटे हैं, तो अब उसको बचाने के लिए जना ये वर्कर को इस्तेमाल करने लगे हुए हैं। वर्कर बाहर आने को तैयार नहीं है, ये अब उसको जनाब सिर्फ लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए कॉन्फिडेंट है फयाज साहब के लोगों ने बाहर नहीं आना, अपने कायद के लिए नहीं निकलना क्योंकि वो लंदन में बैठे हुए हैं, चोरी बचाने के लिए कोई बाहर नहीं आएगा, तो फिर पुलिस में इतने बड़े पैमाने पे तब्दीलियां, सीपीओ को तब्दील करना, जिना ग्राउंड की इजाजत अब तक ना देना नून लीग को, इसकी वजह क्या है? वो भी सुन लें शहजाद साहब, सुन लें। अभी तो 6 दिन पड़े हैं, अभी तो इनसे सारी मोडालिटीज तय होंगी। हमेशा यही होता है, कोई भी हुकूमत हो, वो कोई बड़ा जलसा करना हो किसी शहर में, दहशतगर्दी के 100 इश्यूज होते हैं, कोरोना के 100 इश्यूज हैं, फिर इनके अपने करतूत ठीक नहीं है ना। क्या कहते हैं कि वो जना ए मैन इज नोन बाय हिज कंपनी ही कीप्स। अब ये तो पहचाने जाएंगे ना अपनी पुरानी करतूतों की वजह से, जो पिछले 2-4 सालों से और पिछले 1-2 महीनों से खुसूसन इन्होंने की है। ये रियासती इदारों के खिलाफ बोलते हैं। यही शायद फिकार बाजी साहब आज से 4 दिन पहले इस्लामाबाद में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि अगर मुल्क के खिलाफ साजिश करना बगावत है तो हम ये करते रहेंगे, अगर मुल्क के अदारों के खिलाफ बोलना साजिश है बोलते रहेंगे। अब ये इस तरह की हरकतें करेंगे। फिर इन्होंने अपने वर्कर्स को कहा, अभी तक एक मिनट, इन्होंने वर्कर्स को खिताब करते हुए कल परसों कहा, शायद खान भाई साहब ने,
पहली गोली आपने खानी है, पहली लाठी आपने खानी है, पहला पत्थर आपने खाना है। तो इनसे पूछो तुसी की करना है? तुसी चोरी खानी है? तुसी जनाब मनी लॉन्ड्रिंग करनी है? तुसी जनाब लुटमार करनी है? तुसी जनाब ईटी जनाब के जरिए से करोड़ों अरबों रुपए आपने कमाने हैं, जाली अकाउंट्स के जरिए से आपने अरबों रुपए कमाने हैं। फैयाज साहब, क्योंकि मेरा इशू ये है जिसमें मैं बात कर रहा हूं, उस पर देखें ना, अभी तक तो ऑपोजिशन की जानिब से कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं आया जिससे लगे कि वो इंतशार फैलाने आ रहे हैं। वो कह रहे हैं हम आईनी दायरे में रहकर एहतजाज करेंगे, लेकिन एक एहतजाज आपका था जिसमें शेख रशीद साहब कहते थे जला दो, गिरा दो, तबाह कर दो, सिविल नाफरमानी हो जाए। सवाल तो सुन लीजिए, उसके बावजूद अब्बासी की परसों की तकरीर आप दोबारा चलाए ना अपने प्रोग्राम में। उसने कहा पत्थर आपने मारना है, सबसे पहला पत्थर आपने मारना है। वो तो पत्थर मारने की और गोली मारने की तलकीन दे रहे हैं वर्कर्स को। आप कैसे कहते हैं कि जनाब एक्ट नहीं हुआ? वो तो बरमला कह रहे हैं कि जलाओ गिराओ, और जिसका फिर इनकी पुरानी प्रैक्टिस है, न्याय के दफ्तर के ऊपर इन्होंने हमला किया, पत्थर पूरे के पूरे बोरियां और शापर भर के जनाब बेगम सफ्दर अवान की क़यादत में जनाब जाती उमरा से लाए गए। मैं तो अगर कानून की खिलाफवर्जी नहीं होगी तो कोई रुकावट नहीं होगी। ब्रीफली बता दीजिए कि इजाजत मिल जाएगी जिना ग्राउंड में उनको जलसा करने की? इनको आइन और कानून के दायरे के अंदर एहतजाज करेंगे, इनको सब कुछ मिलेगा। अगर ये आइन और कानून के बरखिलाफ हरकत करेंगे तो फिर वेरी बैड, वेरी बैड। सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। फयाजुल हसन चौहान साहब मौजूद थे। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद एक बहुत बहुत अहम इशू है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मुल्क की तारीख में 90 की दिहाई और 2000 के पहले अशरे में फिरका वाराना कशीदगी पाकिस्तान में उरूज पर थी। ये वो अरसा है जिस दौरान मुख्तलिफ मकतब फ़िक्र के उलमा का कत्ल हुआ और चुन चुनकर सुन्नी और शिया मजहबी रहनुमाओं को टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया। लेकिन सियासी और मजहबी रहनुमाओं की तवील अरसे की कोशिशों और सिक्योरिटी फोर्सेस की कुर्बानियों की वजह से मुल्क इस फितने से जान छुड़वाने में कामयाब रहा। मगर अब दुश्मन एक बार फिर मुल्क में फिरका वारियत की आग भड़काना चाहता है, जिससे हमें खबरदार रहने की जरूरत है। हमें दुश्मन की साजिश को समझना होगा। दुश्मन की साजिशें बरसों की मेहनत के बाद हासिल होने वाले अमन के लिए खतरा है, और ये वो खतरा है जिसका इज़हार वजीर आज़म इमरान खान और वफाकी वज़रा पिछले एक माह से बार बार करते नजर आए हैं। और कल कराची में मजहबी रहनुमा और आलिम दीन मौलाना आदिल खान की टारगेट किलिंग ने इस खतरे में तशवीशनाक हद तक इजाफा कर दिया है। कराची के जामिया फारूकी के मोहतमिम मौलाना आदिल को कल उस वक्त निशाना बनाया गया जब वो दारुल उलूम कोरंगी से मगरिब की नमाज पढ़कर शाह फैसल कॉलोनी के लिए निकले थे। सिक्योरिटी हुक्म के मुताबिक 7:40 पर मोटरसाइकिल पर सवार 2 मुसल्लह मुलजमान ने उन पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में मौलाना आदिल और इनके ड्राइवर जाँ भाग हो गए। पुलिस ने आज कत्ल की FIR दर्ज कर ली है और हुकाम ने कहा है कि यह टारगेट किलिंग की वारदात है। मौलाना आदिल के कत्ल के बाद सिंध हुकूमत ने अमन अमान के पेश नज़र सिंध में कल से 1 माह के लिए डबल सवारी पर भी पाबंदी लगा दी है। मौलाना आदिल के कत्ल के बाद सियासी, मजहबी और समाजी हलकों की जानिब से इस वाक़े की मजम्मत की गई है। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे मुल्क दुश्मनों की जानिब से अमन खराब करने की कोशिश करार दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज अपने ट्वीट में लिखा कि ये बात इनके इल्म में है और वो मुतअद्दिद मरतबा TV पर भी कह चुके हैं कि पिछले 3 माह से भारत शिया सुन्नी उलमा की टारगेट किलिंग के जरिए मुल्क में फिरका वाराना तसादुम की कोशिश कर रहा है। वज़ीर आज़म ने यह भी लिखा कि हुकूमत पेशगी इक़दाम के जरिए ऐसी कई कोशिशों को नाकाम बना चुकी है और कानून नाफिज करने वाले इदारे इस कत्ल के जिम्मेदारों को भी दबोच लेंगे। तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा यकीनी बनाएं कि वो नापाक भारतीय साजिश के शिकार ना हो जाएं। इससे पहले भी वज़ीर आज़म अपने कई इंटरव्यूज़ में इस इशू पर बात कर चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क में उलमा के कत्ल की भारतीय साजिश से खबरदार किया था, जबकि वफाकी वज़ीर शेख रशीद भी बार बार ये बताते रहे थे कि भारत शिया सुन्नी फसादात की कोशिशें कर रहा है, जबकि ऐसी कई कोशिशों को नाकाम भी बनाया गया है। इंडियन साजिश थी कि इस मुल्क में शिया सुन्नी फसाद कराया जाए, और वो लोग कुछ पकड़े गए हैं जो पाकिस्तान में और रावलपिंडी इस्लामाबाद के उलमा को शहीद करना चाहते थे, शिया को भी और सुन्नीस को भी, ताकि इस मुल्क में एक आग लगे। शेख रशीद कह रहे थे कि कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भारत की कई कोशिशों को नाकाम बना दिया है, मगर लगता है कि यह खतरा अभी टला नहीं है। दुश्मन पाकिस्तान में फिरका वाराना फसादात करवाना चाहता है और इसीलिए हुकूमत, सिक्योरिटी इदारों और ख़ास तौर पर तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा को इस हवाले से अपना किरदार अदा करते रहना होगा, क्योंकि मजहबी हमांगी और बाहमी ताउन से ही हम दुश्मन की इन कोशिशों को नाकाम बना सकते हैं। हमें यह समझना होगा कि मौलाना आदिल का कत्ल पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है,
ये पाकिस्तान के अमन के खिलाफ साजिश है। इस कत्ल के जरिए आपस में नफरत की आग भड़काने की कोशिशें की जा रही हैं। हमें इस साजिश को हिस्सा नहीं बनना है, इसको नाकाम करना है। हमें सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा, एक दूसरे पर इल्जाम लगाने से गुरेज करना होगा और दानिशमंदी का मुजाहरा करना होगा। हमें यह समझना होगा कि कोई भी बेएहतियाती और जज्बाती इकदाम पाकिस्तान के दुश्मनों के लिए मददगार साबित हो सकता है। तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा इकराम ने मौलाना आदिल के कत्ल की मजम्मत की है और इस कत्ल के मुहर्रकात को सामने लाने का मुतालबा किया है। मौलाना आदिल जैसे मजहबी रहनुमाओं और दीनी आलिम का कत्ल इंतहाई तशवीशनाक मामला है। ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत इस मामले की हसासियत को समझे और इस किस्म की साजिशों से खबरदार करने के साथ साथ उलमा कराम को मुनासिब सिक्योरिटी भी फराम करे ताकि मुल्क को फ़िरका वारियत की आग से बचाया जा सके, क्योंकि इस हवाले से एक भी चिंगारी पूरे मुल्क में फ़िरका वारियत की आग को एक बार फिर भड़का सकती है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक अब हमें दे सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।